बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज जो हम खाद्य सुरक्षा का अध्ययन कर रहे थे, खाद्य सुरक्षा जो हमारा अध्याय है उसका अंतिम पार्ट आज है। इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दो चीज़ें और रह गई थी इसमें। एक तो अंत्योदय अन्न योजना। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक तो हरित क्रांति चलाई गई थी, और दूसरा ये जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई, अंत्योदय योजना है ना, मध्याह्न भोजन योजना, ये सारी चीज़ों से भारत के हर उस व्यक्ति तक पोषण युक्त भोजन पहुंचाने की कोशिश की गई है कि कोई भी कुपोषित न रहे, सभी को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, है ना, किसी भी स्थिति में। तो इसके लिए सन 2000 में अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। इसके लिए लक्षित जो परिवार थे उनको चिन्हित किया गया सर्वेक्षण के द्वारा, यानी एक सर्वे कराया गया। और सन 2000 से शुरू इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई, यानी 1 करोड़ परिवार चिन्हित किए गए सर्वेक्षण के द्वारा कि वो जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार थे उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी दी गई, है ना। सब्सिडी क्या होता है, जैसे कि मार्केट में कोई चीज़ बहुत महंगी आ रही है ना, और वही यहाँ सार्वजनिक जो दुकानें हैं, उन जो सहकारी समितियाँ हैं, उन पर वो कम दर में मिल जाती है ना, उसको सब्सिडी कहते हैं। बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है वो सब्सिडी होता है। तो सर्वेक्षण के द्वारा इन्हें चुना गया था, और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है चावल, है ना, चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया, यानी 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं, ये दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल उसकी मात्रा थी 25 किलोग्राम, यानी एक परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध होगा, चाहे वो गेहूं ले, चावल ले या दोनों ले, या और अन्य जो अनाज होते हैं उनको भी, है ना। मिलाकर 25 किलोग्राम उपलब्ध कराया गया। लेकिन जून 2002 से इसकी मात्रा बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 35 किलोग्राम। अब जून 2002 से प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है, 2 रुपये प्रति किलो में गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है चावल उपलब्ध कराया जा रहा है ना। बाद में और सर्वेक्षण कराया गया, तो जून 2003 और अगस्त 2004 से 50-50 लाख परिवार और बढ़े हैं, यानी जून 2003 में 50 लाख बढ़े और अगस्त 2004 में 50 लाख बढ़े। इस प्रकार से अब इन परिवारों की जो संख्या है वो 2 करोड़ परिवार हो गए हैं, यानी 2 करोड़ परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, और जिसके माध्यम से सस्ती दर पर उनको, यानी 2 रुपये और 3 रुपये किलो की दर से 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सरकार की योजना थी। इसके माध्यम से बहुत सारे परिवारों को जो है लाभ मिला, वो लाभान्वित हुए और खाद्यान्न में सुरक्षा उनको प्राप्त हुई, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा सहकारी जो समितियां हैं उनका खाद्य सुरक्षा में क्या योगदान है, इस पर हम दृष्टि डालते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। ठीक है, तो ये यहाँ हम लिखेंगे इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण है ना। और यहाँ हम देखें विशेषकर दक्षिण पश्चिम भारत में, कहाँ पर इनका ज्यादा वर्क अच्छा है, दक्षिण पश्चिम भारत में, है ना। विशेषकर
दक्षिण पश्चिम भारत में यह बहुत सक्रिय हैं। सभी जगह हैं पर दक्षिण पश्चिम भारत में ये बहुत सक्रिय हैं, है ना। और हम बात करें तो तमिलनाडु में कुल राशन की दुकानों में 94%, 94% जो है सहकारी दुकानें हैं। सहकारी दुकानें हैं यानी केवल दक्षिण पश्चिम भारत में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और इनके माध्यम से सभी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में बहुत सहायता मिल रही है। और जो तमिलनाडु राज्य है उसमें जितनी भी राशन की दुकानें हैं उसमें 94% जो है वो सहकारी दुकानें हैं, है ना, इस प्रकार की दुकानें। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में मदर डेयरी सरकार द्वारा निर्धारित दर पर दूध एवं सब्जियां लोगों को उपलब्ध करा रही है। ठीक है, तो तमिलनाडु में राशन की दुकानें जो हैं वो 94% सहकारी दुकानें हैं। वहीं दिल्ली जैसी केंद्रीय राजधानी में जो केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा सेंट्रल है, पूरा केंद्र है पूरे भारत का, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पर मदर डेयरी जो है सरकार द्वारा निर्धारित दर पर लोगों को दूध और सब्जियां उपलब्ध करा रही है। इतना ही नहीं, जो गुजरात राज्य है वहाँ हम सभी जानते हैं अमूल के नाम से सभी परिचित हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अमूल के, और ये सहकारिता पर आधारित एक बहुत बड़ा उद्योग है, सहकारी उद्योग है ना। तो आगे हम बढ़ेंगे। गुजरात में अमूल डेयरी ने यह उपलब्धि हासिल की है, यानी अमूल डेयरी ये काम करा रही है ना, यह उपलब्धि हासिल की है और श्वेत क्रांति लाने में सहायक हुई। श्वेत क्रांति लाने में सहायक हुई। है ना, यानी जो गुजरात राज्य है वहां पर ये काम कौन कर रहा है? अमूल डेयरी के सारे प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, पनीर, मक्खन, बहुत सारे। तो वहाँ सहकारिता पर आधारित ये ऐसा उद्योग है जिसने मिसाल कायम की है सहकारिता के क्षेत्र में, और विश्व भर में इसके उत्पाद जो है वो निर्यात किए जाते हैं, है ना। तो ये काम यहाँ पर गुजरात में अमूल डेयरी कर रही है। और वहीं हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अकादमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है ना। महाराष्ट्र राज्य में अकादमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने पूरे राज्य में अनाज बैंकों की स्थापना की है। अनाज बैंकों की स्थापना की है।
की है ना। तो ये यहाँ पर अनाज के बैंक बनाए गए हैं और इन बैंकों के माध्यम से सभी लक्षित परिवार हैं गरीबी रेखा से नीचे के, जो खाद्यान्न के लिए चिन्हित किए गए हैं, उन सभी को ये अनाज उपलब्ध किया जाता है। और खाद्यान्न निर्भरता में ये बैंकों ने, अनाज बैंकों ने बहुत बड़ा काम किया है। तो इस प्रकार से जगह जगह सहकारी समितियां, कुछ गैर स्वयंसेवी संगठन हैं, ये सब ये स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से किया है। ये जो महाराष्ट्र में किया है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने, इसने एनजीओ को उसमें इन्वॉल्व किया और उनके माध्यम से अनाज बैंकों की स्थापना की। तो इस प्रकार से जगह जगह चल रहा है और भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में ये सब सहायता कर रहे हैं। तो हालांकि भारत में कई योजनाएं चल रही हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन पूरी तरह से लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं ऐसा अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि आए दिन हम अवस्था देखते हैं। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अर्थ है कि सभी लोगों को पोषण युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जो निर्धारित है कि इतना तो एक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। वो जब उपलब्ध होगा तभी हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। लेकिन फिर भी इन सभी प्रयासों के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, हरित क्रांति के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हम लॉकडाउन के दौरान देख चुके हैं कि कितने लोगों को मुफ्त अनाज की व्यवस्था की गई थी, जिससे कम से कम उनको 2 वक्त की रोटी तो मिले। हालांकि बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, हम सब जानते हैं, कहीं पर तो बफर स्टॉक पड़ा रहता है, चूहे खाते रहते हैं, कहीं लोग तरसते रहते हैं, ये तस्वीरें भी सामने आती हैं। पर यही सच्चाई नहीं है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वही है। तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जब दुरुस्त हो जाएंगी, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को जब सही से पालन करेगा, तो शायद जो सरकार की मंशा है वो पूरी होगी, है ना। और जो हमने सपना देखा है एक खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का, भूख मुक्त भारत का, वो शायद पूरा हो। तो इसके साथ ही ये वाला अध्याय समाप्त होता है। कल से हम इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट करवाएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, जिससे वर्ष भर हमसे जुड़े रहें। तो सभी को नमस्ते, धन्यवाद।